हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट 2 वीडियो में आएँगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे आज गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। इसमें ए 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर्टिकल्स इसमें हैं और पिछले हम जो वीडियो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट 1 वीडियो में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात किए थे। वहाँ पे 8 प्रिंसिपल्स थे। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें समझाई थी। बहुत लेंदी हो गया था वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ था उसमें समझाने के लिए। इसलिए मुझे लगता है आप लोग अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में जानना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। इसका डीपीएसपी का जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब जो पहले वाला पार्ट 1 वीडियो था उसमें सब कुछ डिटेल्स में मैं समझा चुकी हूँ। तो आज उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम आज ओनली गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले एक बार मैं क्लासिफिकेशन पे ध्यान दे देती हूँ और इसको आपको याद रखना है, इसीलिए इसी वजह से इसको और एक बार मैंने यहाँ पे डिस्कशन की है। क्लासिफिकेशन उस कंटेंट के वजह से क्लासिफाई किया गया है और क्या-क्या कंटेंट किस तरह से, मतलब किस प्रिंसिपल को बेस करके कौन-कौन से आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उसको बेस करके डीपीएसपी को 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट हो गया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जिसमें हम 8 आर्टिकल्स के बारे में बात किए थे। आज हम पढ़ेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स, जहाँ पे आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 इसके बारे में पढ़ेंगे। और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो कि होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। ठीक है, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स भी है। तो काइंडली उसको आगे जाकर आप देखिएगा। अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट। अगर कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, या फिर मुझे कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है स्किल्स, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद शेयर भी करें अपने के फ्रेंड के साथ और लाइक करना मत भूलिए। अब चलिए जानते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। देखिए, पहले जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हुआ था, वो किस सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्यों हुआ था? हमारी जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री एकदम पुअर हो गई थी। जिस तरह से हर एक तरह से कंट्री में कुछ हद तक हालत हो गया था। जैसे कि सोशली बहुत पुअर था, कल्चरली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, हर एक डायरेक्शन में हम जैसे नए बनकर उभर के आ रहे थे। मतलब ग्रास रूट लेवल से हमारी डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। इस तरह से लूटे थे हमें ब्रिटिशर्स ने। तो इसी वजह से सोशल वेलफेयर स्टेट्स बनाने के लिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर जो भी आर्टिकल्स बन पाए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स लोग मिलकर उसमें उस आर्टिकल्स को इंक्लूड किया। तो उसी तरह से सेकेंड जो प्रिंसिपल्स बना गांधीयन प्रिंसिपल। आप लोगों को पता होगा गांधी जी एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर्स थे और उनके जो आइडियाज़ थे बहुत क्रिएटिव थे। वो एक डिफरेंट तरीके से अफ्रीका में जाकर वो जिस तरह से उनके इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, उनको सपोर्ट किए, उनको मोटिवेट किया, तो उसी तरह से इंडिया में आकर उनमें कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गई और वो इंडिया में जब आए तो उस तरह की कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर सत्याग्रह आंदोलन कैसे करेंगे, अहिंसा के ऊपर किस तरह से उनको डट कर रहना है होता है, तो उस तरह से कुछ आइडियाज़ लेकर वो इंडिया में उतरते हैं और वो सफल भी हुए बहुत सारे केसेस में। इसी वजह से उनको जातीय पिता जो कहते हैं, नेशनल फादर के टैग भी दिया गया। तो उसी वजह से उनका प्रिंसिपल्स बहुत मायने रखते थे हमारे इंडिया के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। तो उसी वजह से उनके जो आइडियाज़ थे, उनके पहले जो आइडियाज़ थे वो थे ग्रास रूट लेवल से डेवलपमेंट होना। रूरल एरिया से अगर उनके ये सोच था, अगर रूरल एरिया डेवलपमेंट हो गई तो हमारी कंट्री धीरे-धीरे डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए उनकी जो विज़न था, उनका जो आइडियोलॉजी था, उनको उसको बेस करके हमारे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स ने। तो इसी वजह से कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48 ये सब आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड किया गया। तो चलिए एक-एक करके सब जानते हैं क्या आर्टिकल्स हैं।
पहला है आर्टिकल 40 जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। हमारी जो विलेज पंचायत है वो पर्टिकुलरली गांधी जी के कंसेप्ट की एक क्या कहते हैं उनकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, विलेज पंचायत उसकी एक बहुत ही बड़ी एग्जाम्पल माना जाता है। तो वो पंचायत को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसको आर्टिकल 40 में कहा गया है। The state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and the authorities as may be necessary to enable them to function as a units of self government। तो ये बात कहा गया वहाँ पे कि पंचायत जो बनेगा, विलेज पंचायत जो होगा, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए जैसे कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट हो, अपने आप में सेल्फ गवर्नमेंट हो, अपने आप में उसके पास बहुत सारे पावर हो, अपने लोगों के लिए वो अपने वन में जिस तरह से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, वो उसके पास कुछ अथॉरिटीज़ और पावर्स होती है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, लोगों की भलाई के लिए स्कीम्स बना सकते हैं और फाइनेंशियली भी वो एम्पावर है। तो इसी तरह से गांधी जी का ये मानना था कि विलेज पंचायत को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इस तरह से ऑर्गेनाइज एम्पावर करना चाहिए जैसे कि वो अपने लोगों के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए खुद डिसीजन ले पाए, खुद कुछ फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग बन पाए। तो हर एक तरीके से उनको डेवलप किया जाए, ठीक है। इसीलिए 73rd और 74th अमेंडमेंट में होकर विलेज पंचायत को इस गवर्नमेंट को थर्ड टायर ऑफ लोकल बॉडीज की आख्या दिया गया, ठीक है। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 43B। 43B आर्टिकल 43 के बारे में हम तो पढ़े थे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बारे में, और 43B जो है वो अमेंडमेंट किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था 2011 में। ये पर्टिकुलरली कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रमोशन के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उनको वॉलंटरी फॉर्मेशन के लिए प्रोविजंस है यहाँ पे, ऑटोनोमस फंक्शनिंग के लिए वो खुद अपने आप में फंक्शन कर पाए अच्छी तरीके से, और उनमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी आए, और मैनेजमेंट किस तरह से प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की एक बहुत बड़ी रोल होती है रूरल एरियाज़ में, रूरल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, तो वो एक साथ वो जो रूरल लोग होते हैं ना, उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी होती है, लेकिन वो फाइनेंशियली इतना डेवलप नहीं होते, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि हर एक इंडिविजुअल जाकर अपने हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन सकता, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ी स्टार्टअप नहीं खोल सकता। इसलिए उनको कोऑपरेट होकर, मिलजुल कर एक ग्रुप बनाना होता है, एक सोसाइटी बनाना होता है, जिस सोसाइटी सिर्फ यही एम रखती है कि उनका ग्रुप का डेवलपमेंट हो, वो लोगों की हर एक तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, ठीक है। इसी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक बहुत बड़ी रोल होता है पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, जो कि गांधी जी का एक बहुत बड़ी विजन था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट किया जाए। इसी वजह से उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह से इनकरेज किया जाए, इसके ऊपर ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 43B को बनाया गया था। आर्टिकल 43 के बारे में हम तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में डिस्कशन किए थे, फिर भी जो लोग वहाँ पे नहीं देखे तो उन लोगों के लिए मैं और एक बार बता देती हूँ। आर्टिकल 43 पर्टिकुलरली जो वर्कर्स होते हैं उनकी लिविंग वेजेस किस तरह से हो, इसके बारे में बात करता है। तो ये कहा गया है उसमें कि स्टेट के डेफिनेशंस के बारे में मैं उसी वीडियो में भी बताई थी। आप जाकर लिंक में जाकर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप जाकर चेक इन कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि जितने सारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने सारे
जगह पे लोग काम करते हैं, एग्रीकल्चरल काम हो गया, इंडस्ट्रियल काम हो गया या फिर कोई भी काम करते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीक़े से वेजेस दिया जाए, उनकी कंडीशन की ध्यान रखा जाए, जिस तरह की एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो मेंटेन कर पाए, उस तरह की ध्यान रखा जाए। एक लीजर को वो किस तरह से एन्जॉयमेंट करे, उसके बारे में भी प्रोविजंस है। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी दिया जाए उनको। और एक बात यहाँ पे कहा गया कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस। रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट के लिए भी ध्यान रखा जाए। तो इसी वजह से आर्टिकल 43 को भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर इंक्लूड किया गया, क्योंकि यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और कॉटेज इंडस्ट्री मतलब रूरल एरिया में जो भी काम होता है, पंचायत हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, ये गांधी जी की विजन थी। इसी वजह से इसको गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो गया आर्टिकल 43। फिर आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 ये बात करता है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है और अदर वीकर सेक्शन है, उनकी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कैसे किया जाए और एनकरेज किया जाए, डेवलप किया जाए, इसके बारे में आर्टिकल 46 बात करता है। ये कहता है कि स्टेट को प्रॉपर केयर, स्पेशल केयर लेना होगा इन केस ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली कैसे स्ट्रेंथन किया जाए वीकर सेक्शन को, कैसे उनकी डेवलपमेंट के लिए इस दोनों पर्टिकुलर डायरेक्शन में वीकर सेक्शन की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, इसके बारे में स्टेट को सोचना होगा और इसको ध्यान में रखते हुए स्कीम्स बनानी होगी। तो उनका जो इम्पोर्टेंस था, फोकस पॉइंट था, बोथ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन हो गया। तो इनको किस तरह से सोशल जस्टिस मिले, इनके बारे में भी ध्यान रखना है। और ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से वो कैसे बच पाए, उनके साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, टॉर्चर वगैरह ना हो, उससे बच पाए, उसको भी स्टेट को ध्यान रखना होगा। तो ये हो गया आर्टिकल 46। फिर आर्टिकल 47 के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आर्टिकल 48 बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके बारे में। तो इसमें कहा गया है कि स्टेट को ध्यान में रखना होगा कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का जो ऑर्गेनाइज हो, किस तरह से हो कि वो मॉडर्न साइंटिफिक लाइन के ऊपर, जिस तरह से मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न साइंसेस आजकल बहुत डेवलप हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, जैसे कि जो ब्रीड्स होते हैं, नया नया ब्रीड्स बनते हैं, एग्रीकल्चरली भी इम्प्रूव ब्रीडिंग करके नया नया क्रॉप बनता है, एनिमल हस्बेंड्री में नया नया एनिमल्स बनते हैं। उस तरह की ब्रीडिंग को भी प्रिजर्व करना है और इम्प्रूव करना है। स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट करना है, ठीक है। एनिमल और हस्बेंड्री में जितने सारे एनिमल्स है, काउ स्लॉटर होता है, गोट स्लॉटर होता है, ठीक है। इस तरह से स्लॉटरिंग को प्रोहिबिट करना है। और मील्स एंड ड्राउट कैटल, ठीक है, पर्टिकुलरली इस तरह से चीज़ों को प्रोहिबिट करना है और इम्प्रूवमेंट करना है साइंटिफिक मॉडर्न तरीके से। इन सभी की चीज़ों को डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये सब बातें आर्टिकल 48 में बता गया है। आर्टिकल 47 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर भी आता है, इसीलिए ये वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी गांधीयन प्रिंसिपल में भी है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली बात करता है न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए बात करता है। ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो भी स्कीम्स बनाए, जो भी पॉलिसीज़ बनाए, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि न्यूट्रिशन को भी साथ में लेकर चलना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी साथ में लेना है और पब्लिक की हेल्थ को भी साथ में लेना है। क्योंकि आपकी हेल्थ तभी मेंटेन हो पाएगी अगर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी मेंटेन हो पाएगी अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। हेल्थ कैसी अच्छी होगी? अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे ले रहे होंगे, खाना अच्छे ले रहे होंगे, ठीक है। और इसी वजह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा स्टेट को। और उसके साथ ही जो कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लाइक अल्कोहल्स, इसको सिर्फ मेडिसिनल पर्पज़ के लिए करना होगा। इसको आप पब्लिक नहीं कर सकते, इसको आप रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि दीज आर इंजूरियस टू हेल्थ। आप लोग देखे होंगे ना, जब मूवी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे पहले लिखा होता है अल्कोहल दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। ये सब चीज़ें ना मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए ठीक है। इसको
आप उसे क्या कहते हैं बेचने के लिए पर्टिकुलरली मार्केटिंग करने के लिए ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो इसको गांधीयन प्रिंसिपल में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये जो मिड डे मील स्कीम है, ये बच्चों की न्यूट्रिशन और रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, ये भी एक गांधीयन विजन थी, इसलिए इसको गांधीयन प्रिंसिपल में भी इंक्लूड किया गया है। मिड डे मील स्कीम इसी वजह से गांधीयन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया गया था 2013 में कि इस डाइटरी प्रिंसिपल को फुलफिल किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होता है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और आप लोगों के लिए मैं एक माइंड मैप भी बनाई हूँ जिसको आप सिंपली तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली माइंड मैप तो होता है जो सिविल सर्विसेज में या फिर कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, माइंड मैप बहुत इजी तरीके से याद रखने के लिए होता है। इसमें बस सब कुछ ब्रीफ तरीके से एक ही पेज में कवर होता है, तो इसलिए मैंने एक माइंड मैप आपको प्रोवाइड किया है ताकि आप लोग इसे प्रिंट आउट निकाल कर अपने डेस्क के ऊपर मार के इसको डेली देख देख के याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रह जाएगा ये सब। तो देखिए यहाँ पे 6 आर्टिकल्स है। आर्टिकल 40 कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 43 कहता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, 43 बी कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है, 46 कहता है SC ST वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डेवलप करना है, 47 कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन को रेज करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है। एंड 48 कहता है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइजेशन करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए आज ख़त्म करते हैं ये वीडियो यहीं पे। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, और चलिए टेक केयर, बाय बाय।